सर आप क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं तो म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास करना बनता है। भारत में तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि जहाँ पे लॉस होने वाला है ना, वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े रह जाते हैं। हाँ। किस टाइप के इन्वेस्टर को डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? एआई की दुनिया आ रही है जहाँ पर एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग जो एल्गोरिदम है वो सुपीरियर होता जा रहा है बाय डे। तो डू यू थिंक देयर इज नो फंड मैनेजर, इट्स अ रोबोट व्हिच इज ड्राइविंग द डिसीजन मेकिंग? डू यू फोरसी दैट हैपनिंग? फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं मुंबई गया था और वहाँ मैंने एक ऐसे जेंटलमैन का फेस टू फेस रिकॉर्ड किया। वो सही मायने में ना एक जेंटलमैन है। इतनी धीरे सी आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़, इतने प्यारे प्यारे एनालॉजीज़, कहानियाँ और ज़बरदस्त शेयर बाज़ार में पकड़। दोस्तों ये इंडिविजुअल जो है, ये अब मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ा नाम है और वैसे ही अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। बट मुझे लगा यार मैं इनसे और कुछ निकलवा सकता हूँ, तो मैंने वो किया। तो इस फेस टू फेस के अंदर में मैंने बात की नीलेश शाह जी से, जो कि कोटक के म्यूचुअल फंड के सीनियर हैं। उनसे जो बातचीत हुई उसमें मैंने पर्टिकुलरली कोशिश की कि आपके जो रेलेवेंट क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, वो मैं उनके सामने प्रेजेंट करूं। और फ़नी चीज़ ये हुई दोस्तों कि जो सामने कैमरा वाले थे ना, जैसे हमारे यहाँ अभी कैमरा वाले हैं, उनको बड़ा एक्साइटमेंट हो गया और उन्हें बोला सर मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो हमने उनको बुलाया कि चलो आप भी प्रश्न पूछ लो सर से, आपके क्या प्रश्न है। तो दोस्तों ये वीडियो है बहुत छोटा सा क्योंकि लिमिटेड टाइम मिल पाया था, बट जो भी हो जितना मिला मैं संतुष्ट हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिकॉज आपको ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगा। और आप देखिए म्यूचुअल फंड में तो हम सभी इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेटर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में बन पाएंगे, मैं दावा करता हूँ। सो वेलकम करते हैं सर को। मैंने रिकॉर्ड कलकत्ता की किया ये वाला, बट बॉम्बे की रिकॉर्डिंग अब आपके सामने। वेलकम नीलेश सर फॉर दिस फेस टू फेस। थैंक यू। नीलेश सर, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, मैं बोल सकता हूँ क्या, करता धरता, या अभी यू आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस ऑफ दिस इंडस्ट्री, कैन आई से दिस? नहीं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें हमेशा बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला जी। है। किसी ज़माने में प्रशांत जैन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिस्सा रहते थे, नरेंद्र थे, मैं था, बाला था, नवनीत था। तो ये एक दूसरों के सहारे पे बनी हुई इंडस्ट्री है। इसमें कोई करता धरता नहीं है। सब अपना अपना किरदार अदा करते हैं। एब्सोल्युटली। और बट हम लोग जब टीवी पे देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको बता देते हैं, और आपके बात करने की शैली इतनी अच्छी है कि व्हेनेवर यू स्पीक वी आर ऑलवेज देयर लिसनिंग टू यू। पर चलिए इस बात को साइड कर लेते हैं। सर आप क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं तो म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास करना बनता है, और आम आदमी के बहुत सारे प्रश्न हैं म्यूचुअल फंड को लेके। वैसे मैंने भी अपना करियर म्यूचुअल फंड से चालू किया था। मैं जेएम म्यूचुअल फंड में था शुरुआती के कुछ टाइम में, और मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि म्यूचुअल फंड से अच्छा एक आम आदमी के लिए प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। एंड आई थिंक दैट कैंपेन म्यूचुअल फंड सही है रियली डिड वंडरफुल फॉर आवर कंट्री ओवरऑल। तो म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास सिंपल भाषा में मैं आपके साथ बातचीत करूँगा कि म्यूचुअल फंड बहुत विशाल हो चुका है, बहुत सारे फंड्स आ गए हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर में। तो व्हेन समवन इज स्टार्टिंग राइट, कि मुझे बस 500 रुपये चालू करने हैं, तो मुझे कौन सा फंड, किस कैटेगरी का फंड, और एक बार मैं कोटक वाला हैट एक बार हटा दे रहा हूँ आपका। मैं चाह रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री के थॉट लीडर है, तो मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ कि कोई चालू करना चाहता है 500 रुपये से, तो कौन किस टाइप का प्रोडक्ट में डाले। किसी के पास 50,000 हो चुके हैं तो फिर उसको अब क्या करना चाहिए, 5 लाख, 50 लाख, ऐसे करके किसी के पास 50 करोड़ है तो वो म्यूचुअल फंड के किस प्रोडक्ट पे दिमाग लगा सकता है? अगर आप कोई नए सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे खाने के ऑप्शन देखे तो बहुत सारी रेस्टोरेंट है। पंजाबी है, साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है, नॉर्थ इंडियन है, गुजराती है, आंध्रा है, कन्नड़ा है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं कौन सी रेस्टोरेंट में जाऊँ?
और आजकल तो रेस्टोरेंट में जाओ तो मेनू ऐसे लगता है कि जैसे पढ़ने की किताब है, इतनी सारी चॉइस है, आप कैसे डिसाइड करते हैं? मैंने आज तक एक बंदे को ऐसा नहीं देखा है जिसने बोला है कि यार इतने सारे रेस्टोरेंट, इतना सारा खाना, मैं तो कंफ्यूज हो गया। कोई भूखा नहीं रहा। हाँ, सब लोग ने कुछ न कुछ रास्ता करके ढूंढ निकाला कौन सी डिश खाने जैसी है। म्यूचुअल फंड तो खाने से बहुत ही कम कंफ्यूजिंग है। हाँ, सो एक है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप थाली मंगा लेते हैं, बस कुछ कोई डिश तो ऐसी आ जाएगी जो हमारे काम की होगी। तो म्यूचुअल फंड की थाली है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, डेट, इक्विटी और सोना चांदी, इसके बीच में निवेश होता रहता है। दूसरा है कि आप उसी शहर में आपका कोई रिश्तेदार है, जान पहचान वाला है, जिसको मिलने गए, उसी से पूछ लो कि भाई मुझे खाना खाना है, कहाँ पे जाऊँ। ओके। तो म्यूचुअल फंड के लिए ये आपका जो रिश्तेदार है वो आपका एडवाइज़र है। ओके। आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई मुझे कौन से फंड में निवेश करना है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, आजकल के जो यंगस्टर्स है वो तो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। वो स्विगी, जोमेटो, ये वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालेंगे कि इस नुक्कड़ के इस कॉर्नर पे यहाँ पे ये डिश अच्छी मिलती है। तो आप भी उस प्रकार की वेबसाइट्स है, रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, वो आपको डिसाइड करेंगे कि भाई ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। तो आप जैसे भूखे नहीं रहते डिस्पाइट हैविंग सो मेनी चॉइसेस ऑफ रेस्टोरेंट एंड डिशेस, बस वही चीज म्यूचुअल फंड में करनी है। अपने रिश्तेदार से पूछिए, रिसर्च करिए, ऑनलाइन अवेलेबल काफ़ी है, और कुछ नहीं मिला तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो सर ये तीनों पॉइंट को लेके आगे बढ़ते हैं। तो एक है कि रिश्तेदार से पूछ लो कि तुम कहाँ करते हो, मैं भी वहाँ कर लेता हूँ। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इजी थिंग टू डू। रेफरेंसेस वर्क्स वंडरफुल इन आवर कंट्री। दूसरा एडवाइज़र, तो आप इंडस्ट्री जो पूरी स्ट्रक्चरली चेंज हो रही है, सालों साल से हम देख रहे हैं कि एडवाइज़र का परसेंटेज शेयर इंडस्ट्री में कम होता जा रहा है और डायरेक्ट प्लान के ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर जब से टेक प्लेटफॉर्म का डोमिनेंस चालू हुआ है। बट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एडवाइजर्स वो हमारी कंट्री में फ्लैट है, ग्रो कर रहा है या डीग्रो कर रहा है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? सो अगर मैं सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखूं तो वो लोग सारथी का काम कर रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है यार कि पैसा बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। एंड भारत में तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि जहाँ पे लॉस होने वाला है ना, वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े रह जाते हैं। बट जहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है वहाँ पे जाने में उनको डर लगता है, झिझक लगती है। तो एफएनओ ट्रेडिंग में लोग कूद पड़ते हैं। सेबी की रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि भाई 10 में से 9 आदमी नुकसान करेंगे। क्रिप्टो, गेमिंग, पॉन्जी स्कीम, लॉटरी, मटका, आईपीएल बेटिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बट आप खुशी खुशी वहाँ पे लाइन पे खड़े रह जाते हैं। भाई इसने नुकसान किया, मैं रह गया, मैं भी जाके नुकसान करूँ। तो इन सारे लोगों के लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस ले और वो जो बोले उस हिसाब से काम करे। ओके। अब अपने यहाँ पे लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, रातों रात अमीर होना चाहिए। जब आप किसी लॉयर के पास जाए तो कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा है कि मेरे को कल का कल केस का निकाला चाहिए। वहाँ पे 50 साल रुकने को तैयार है। बरोबर है। कभी किसी डॉक्टर के पास चले गए तो कभी ये नहीं कहा कि मैं कल ही ठीक हो जाना चाहिए। वहाँ पे आप बोलेंगे जिंदगी भर आपको ब्लड प्रेशर की गोली लेनी है, लेते रहेंगे, डॉक्टर को गाली नहीं देंगे। बट जब निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड में, तो उन्हें रातों रात चमत्कार चाहिए। अब म्यूचुअल फंड तो बिरबल की खिचड़ी है, पकने में समय लगता है। तो जिन लोगों को समझ नहीं है, जिन लोगों के पास समय नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश करिए। ओके। और जो तीसरा कैटेगरी है, जहाँ आप कह रहे हैं कि गूगल रेटिंग देख लो या जोमेटो वगैरह में देख लो कि किस का रेटिंग अच्छा है तो खाना, आजकल तो रेटिंग्स भी सब मैनिपुलेट होती है। आप देखिए गूगल में अच्छा रिव्यू करने के लिए 300-400 रुपये में आजकल रिव्यू बिक रही है, ऐसी हालत हो गई है। तो
अब म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, टेक प्लेटफॉर्म की बात करें तो टिपिकली द वे दे सिलेक्ट इज कि सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। जिसने पिछले 2 साल में अच्छा रिटर्न जनरेट किया, आप देखो टॉप में वही आते हैं और वो उन्हीं को रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली रिटर्न लेवर करता है कि देखो 30% रिटर्न आया, 35% रिटर्न आया, तो इवेंचुअली इन्वेस्टर उसी कैटेगरी में पैसा डाल देता है। और आपको तो पता ही है कि आने वाले 2-3 साल में वो शायद कैटेगरी सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मर होती है, और जो अंडर परफॉर्मर होती है वो आउट परफॉर्मर होती है। तो टेक प्लेटफॉर्म का ये एक प्रॉब्लम है, ये आप मानते हैं? अनडाउटेडली। बट ये जो सारे लोग हैं जो पिछले 6 महीने का, 3 महीने का, 1 दिन का रिटर्न देख के निवेश करने वाले हैं, वो पहली कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास समय भी है और समझ भी है, और जो खुद रिसर्च करके निवेश करने का डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके। अगर आप सोचे समझे बगैर कुछ करेंगे तो नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा है। आप ये सोचो कि डॉक्टर की क्या ज़रूरत, मैं केमिस्ट के पास से जाके दवाई ले लेता हूँ, तो आप क्या ठीक हो पाएंगे? बहुत मुश्किल चांस है। अगर आप ये डिसाइड करें कि मुझे ड्राइविंग भले नहीं आती हो, मैं टैक्सी में बैठ के टैक्सी ड्राइवर से क्यों जाऊं, मैं टैक्सी की जगह गाड़ी ले लेता हूं रेंट के ऊपर और खुद ही चलाऊंगा। अब 2 कदम भी आगे गाड़ी को नहीं लेके जा पाएंगे जब तक आपको समझ नहीं है गाड़ी कैसे चलती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पैसों को प्राथमिकता दीजिए। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई गेम नहीं है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले खुद जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसे से दुनिया की सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, बट पैसा अगर जेब में हो ना तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें खरीद भी सकते हैं। तो पैसों को सीरियसली लीजिए, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए, सही तरीके से निवेश करिए, सही समय दीजिए। एंड अगर आप में समझ नहीं है तो जिसमें समझ है वो डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की सलाह लीजिए। ओके। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि डायरेक्ट प्लान जैसे एक जो ऑप्शन है, इट इज़ मोर रेलिवेंट फॉर पीपल जिनको समझ है, Absolutely. जो खुद कर सकते हैं, एंड जिसके पास समय भी है। समय भी है। इसी समझ तो बहुत लोगों में है, बट अब उनके पास समय भी होना चाहिए। राइट। अगर वो बिजी है तो अपने पोर्टफोलियो का ध्यान कैसे रख पाएंगे? मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, हम श्योर आप माइंड नहीं करेंगे कि जो एडवाइजर कम्युनिटी है ना, आई इंटरेक्ट विद देम अ लॉट, और वो बोलते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना कि तुमको 1% ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा अगर तुम डायरेक्ट प्लान करोगे, बिकॉज तुम्हारे यहाँ पैसा बच जाता है। कहीं ना कहीं हम शायद गलत एडुकेशन में लोगों को ला रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान इज नॉट बिकॉज तुमको 1% बचाना है, डायरेक्ट प्लान इज बिकॉज तुम्हारे में कैपेबिलिटी है कि तुम कर सकते हो, इसलिए तुम डायरेक्ट प्लान कर रहे हो। सो ग्लोबली देखते हैं तो कई बार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड रिटेल इन्वेस्टर जैसे कंसेप्ट होते हैं जी। हमारे यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, बट खैर आपको तो पता है आपकी औकात क्या है। अगर आपके पास समय और समझ है जरूर डायरेक्ट प्लान में निवेश करिए, बट अगर आपके पास समय और समय नहीं है तब जाके एडवाइजर के हिसाब से निवेश करिए। राइट। खुद डॉक्टर मत बनिए जब तक आपके पास मेडिकल की डिग्री ना हो, मेडिकल का नॉलेज ना हो। राइट। जस्ट एक डेटा आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर शेयर है तो आप शेयर कीजिएगा कि इंडस्ट्री का पूरा साइज के अंदर में कितना परसेंटेज अभी डायरेक्ट प्लान है और कितना इनडायरेक्ट? सी वो ओवरऑल इंडस्ट्री पे देखने का मतलब नहीं है, बिकॉज जो कॉर्पोरेट है वो डायरेक्टली ही इन्वेस्ट करेंगे। राइट। उनके सीएफओ तो ऑब्वियसली समझदार है और यही काम करते हैं। सही बात है। ईपीएफओ है वो तो निफ्टी ईटीएफ में निवेश करता है, सेंसेक्स ईटीएफ में निवेश करता है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको ये देखना है कि हमारे जैसे लोग में से कितने लोग डायरेक्ट में आते हैं। राइट। वो परसेंटेज मेरे हिसाब से 10-15% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। इंडस्ट्री का 30-40% नंबर आता है, बट वो इंस्टीट्यूशनल है। राइट। अब आप ये सोचो कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसे शॉट मारा इसलिए मैं ब्रेट ली के सामने खड़े रह जाऊंगा और ऐसे मारूंगा शॉट। भाई सचिन तेंदुलकर है, तुम वो नहीं हो, तो ब्रेट ली के सामने नहीं खड़ा रहना चाहिए। राइट। अमेजिंग। तो चलिए, जो एडवाइजर्स कुछ देख रहे हैं उनको आज रिलैक्स फील किया होंगे कि भाई फ्यूचर है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है कि ये इंडस्ट्री भी इनके हाथ से जाती जा रही है। सर मैं वापस से पहला क्वेश्चन में आ जाता हूँ कि 500 रुपये 50,000 रुपये तक तो चलो मैं किसी तरीके से इन्वेस्ट कर लूँगा। किसी के पास 5 करोड़ रुपये है और अब चालू करना चाह रहा है,
हो सकता है उसको लग रहा हो कि डायरेक्ट इक्विटी में अब थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लेना चाहिए, मार्केट अनसर्टेन फील होने लग गया है लोगों को, तो 5 करोड़ वाले को एलोकेशन कैसे करना चाहिए, कितना परसेंटेज इक्विटी? मैं ये कहूँगा कि 500 रुपये भी उस आदमी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जिसके लिए किसी को 5 करोड़ इम्पोर्टेंट है। अब पैसों की महत्ता को छोड़िए मत। एक आप मैटिनी शो देखेंगे रादर देन लेट नाइट शो, जो पैसा बचेगा वो कभी काम आएगा। एक आपने पॉपकॉर्न थिएटर की जगह रास्ते पे खा लिया, जो पैसा बचेगा काम आएगा। अपने में कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। ये चीज मनी के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है। सेकंड, आपके पास 2 चॉइस है। अगर आप 5 करोड़ रखते हैं तो आप एक प्राइवेट बैंकर को, वेल्थ मैनेजर को हायर कर सकते हैं, जो आपको एडवाइस देंगे कि सर ये आपकी रिस्क प्रोफाइल है, ये आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, तो इस प्रकार का एसेट एलोकेशन आज की तारीख में अच्छा है। और हर 6 महीने पे वो आके आपको बताएंगे सर अब हम थोड़े ऐसे एडजस्टमेंट करने चाहिए, थोड़े वैसे करने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर आपके पास 500 रुपये है तो जाहिर है कि प्राइवेट बैंकर या वेल्थ मैनेजर आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो बेहतर है कि वो दायित्व आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। एसेट एलोकेशन फंड है, जो भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर माने जाते हैं वो एसेट एलोकेशन खुद करते हैं। अच्छा। किसी भी प्राइवेट बैंकर से ज़्यादातर वो लोग सही होंगे। अच्छा। एंड वो लोग आपके 500 रुपये को कितना पैसा डेट में, कितना इक्विटी में, कितना सोने चांदी में लगाना है, वो मीडियम टर्म रिस्क रिटर्न देख के करते हैं। अच्छा। जब मार्केट गिर जाता है सपोज इक्विटी में, तो लोग इक्विटी ज़्यादा खरीद लेंगे। जब मार्केट बहुत महंगा हो जाता है इक्विटी में, तो वो डेट में पैसा डाल देते हैं। आपको जो एक करोड़पति आदमी को प्राइवेट बैंकर मिल रहा है, उससे भी अच्छा फंड मैनेजर आपको 500 रुपये में मिल रहा है। इसका पूरा फायदा उठाइए। हमेशा मतलब एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। हथौड़ा कब मारना वो एक स्किल है, वो बैंकर्स को पता है, वेल्थ मैनेजर्स को पता है, फंड मैनेजर को भी पता है। तो जो चीज़ एक 5 करोड़ के HNI को मिलती है, वही म्यूचुअल फंड के जरिए 500 रुपये के रिटेल को भी मिल रही है थ्रू एसेट एलोकेशन फंड। लवली लवली सर। मैं बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक लिमिटेड टाइम विंडो है आपके साथ में, तो आई वांट टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। सर, जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारे फंड्स नज़र आते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ द लीडर्स इन दिस स्पेस। तो क्वेश्चन ये आती है कि कैसे सिलेक्ट करें कौन सा फंड? और लोग बोलते हैं फंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर। और आई थिंक जो जनरल परसेप्शन में आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप ये करेक्ट कर दे। आई थिंक मैं अगर डेटाबेस देखूँ तो 10,000 फंड मैनेजर्स होंगे, जो कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं या वगैरह। और कैसे पिक करें कि ये फंड मैनेजर अच्छा है, इसके ऊपर इसको पैसा डाल दो? सी अगेन, फंड मैनेजर, फंड हाउस, ये सब इंटरचेंजेबल चीज़ें हैं। कई बार हमने देखा है कि टीम की वजह से बंदे का परफॉर्मेंस आता है। उसको आप साइड में खड़ा कर दो तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे आउटस्विंगर फेंक सकते हैं, बट जब तक स्लिप में कोई ऐसा बंदा नहीं खड़ा हो जो कैच ले पाए, तब तक आपके आउटस्विंगर की क्या फ़ायदा? सही बात है। तो फंड मैनेजर तो फेस है, उसके पीछे पूरी रिसर्च की टीम है। आपको लगता है कि हाँ ये बॉलर कितना अच्छा है, इसने इतनी विकेटें ली, भाई उसकी सारी जो कट हो रही थी वो चौके पे जाती है अगर ये ऐसा फील्डर नहीं खड़ा होता। तो आपको फंड हाउस, फंड मैनेजर, तीनों को एक साथ देखना चाहिए। सेकंड चीज, रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस पे तो नहीं आती। मैंने कल सेंचुरी मारी थी इसलिए आज भी सेंचुरी ही लगनी चाहिए, ऐसा तो कोई बर्थराइट है नहीं। यहाँ पे तो 3 सेंचुरी बाद चौथी बार 0 पे भी आउट हो सकते हैं। तो वो तो हर गेम अलग अलग तरीके से खेलनी पड़ती है। बिल्कुल वैसा ही है, फंड का पोर्टफोलियो डिटरमाइन करेगा आगे क्या रिटर्न बनने वाला है, ना कि पिछला परफॉर्मेंस। तो आपको एक ऐसा नॉलेज चाहिए जो फंड के पोर्टफोलियो देख के डिसाइड कर सके कि हाँ ये लेना है, ये नहीं लेना है। अब कोई गारंटी तो फ्यूचर की है नहीं।
आज मैं कितने भी विश्वास से कहूं, बट कल क्या होगा मुझे क्या पता है। तो आपको एक बैलेंस बनाना है कि किसी भी माहौल में, किसी भी हालात में आपका पोर्टफोलियो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे। तो अगर आपके पास समय और समझ है तो खुद ये एनालिसिस करिए, नहीं है तो जो प्रोफेशनल है, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके जरिए निवेश करिए। लोग यहाँ पे पिछला परफॉर्मेंस देख के निवेश करने की सोचते हैं, बट ये नहीं सोचते कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको कहाँ पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोविड के समय में देखा था, कई लोगों ने रिडम्पशन कर दिया। जो नोशनल लॉस था उसको रियल लॉस बना दिया। जो आंख बंद करके लेने का समय था उस समय उन्होंने बेच दिया। अब उन्हें पैसों की जरूरत थी बिल्कुल नहीं, उन्होंने डर के मारे बेच दिया। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइफ, दैट वाज द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोविड के समय में भरपूर खरीदा, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोविड में कुछ नहीं किया, जो चलता था चलने दिया। ऑब्वियसली जिसने खरीदा उसने ज्यादा पैसे बनाए, जिसने कुछ नहीं किया उसने थोड़े कम बट पैसे जरूर बनाए। और जिन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी बाय सेलिंग ड्यूरिंग कोविड, उनका तो बड़ा नुकसान हो गया। तो मार्केट कहाँ जा रहा है ये छोड़िए, पहले आप अपने आप को समझिए कि भाई आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो कोविड के समय डर के मारे बेच देंगे, तो फिर आपकी पोर्टफोलियो अलग होगी, आपके लिए स्कीम अलग होगी। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर जिसने कोविड में बटोरा, तब आप स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक, सेक्टरल सब फंड में निवेश करिए, आपके पास जोखिम लेने की क्षमता है। अगर आपने कुछ नहीं किया बट जो चल रहा था, आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है, फिर आपके लिए स्कीम अलग अलग होगी। तो अपनी फितरत को पहचानिए, उस फितरत के अनुसार निवेश करिए अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने के लिए। अब कोई ये कहे कि मुझे बिल गेट्स जैसा धनी बनना है, तो भाई उस गोल का तो कोई इलाज नहीं है, फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी कर। निवेश करके तो तुम बिल गेट्स शायद नहीं बन सकता। समझ गया सर। मैंने एक ना लास्ट 10 साल का डेटा एनालिसिस किया था, और मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में फंड इनफ्लो जो है ना उसको कंसिडर किया था कि कितना पैसा कब आया। और मैंने एक चीज़ देखा कि सर जब पीक मार्केट होता है तो पैसा सबसे ज़्यादा आता है, और जब मार्केट डाउन होता है तो उस समय निकल जाता है, माइनस हो जाता है, जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरेज रिटर्न जनरेटेड बाय अ टिपिकल SIP रिटेल इन्वेस्टर, जो हम पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं ना सर कि 15%, 18% रिटर्न जनरेट किया, अगर मैं 5 साल का पीरियड देखूं तो, बट एक्चुअली वो रिटर्न नहीं है उतना। रिटर्न इज वे लेसर बिकॉज ऑफ दिस नेचर सर, कि पीक में बहुत पैसे डाल देते हैं लोग, और जब गिरते हैं तो या तो बंद कर देते हैं डालना या निकालना चालू कर देते हैं, विच यू आर स्ट्रिक्टली सेइंग कि यार ये नहीं करना चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं करूंगा ही तो करूंगा ही, फिर आप SIP नहीं रोक सकते हैं एटलीस्ट, राइट सर? सो अगेन, अगर सपोज आपको बम्बई से जयपुर जाना है, हाँ, और आपने टिकट काटी, प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेन में बैठ गए, अब सडनली बॉम्बे सेंट्रल पे बैठ के देख रहे हैं कि बाजू की विरार लोकल ट्रेन तो आगे जा रही है। आपने जयपुर वाली ट्रेन छोड़ी और विरार वाली ट्रेन में बैठ गए, तो आप विरार तक ही पहुंचोगे, फिर जयपुर नहीं पहुंचोगे। अब आप चलो जयपुर वाली ट्रेन में ही बैठे रहे, बोरीवली स्टेशन पे पहुंचे, वहां पे देखा कि इसके पीछे आने वाली एक मेल ट्रेन थी अहमदाबाद की, वो पहले निकल गई। तो आप जयपुर वाली ट्रेन छोड़ के अहमदाबाद वाली ट्रेन में बैठे, तो भाई आप अहमदाबाद तक ही पहुंच पाएंगे, फिर उसके बाद चल के जाना है जयपुर। तो अगेन लोग गलती यही करते हैं कि अपने आसपास में जो ट्रेन या गाड़ी तेजी से जा रही है उसमें छलांग मार देते हैं, फिर पता चलता है कि वो तो ट्रेन रिवर्स में जाने वाली थी, तो अपने निर्धारित मंजिल के ऊपर नहीं पहुंच पाते। मैं अगेन बार बार यही कहूंगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल देखिए, रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, अगर आपने गलत ट्रेन बैठी है तो फिर आपको नुकसान होगा। सेकंड, इन्वेस्ट विथ अ गोल। अगर जयपुर पहुंचना है तो जयपुर की टिकट लीजिए, फिर अहमदाबाद के टिकट लेने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड, सफर के लिए समय लगता है। आप ये सोचो कि अरे ये ट्रेन इतनी धीरे धीरे जाएगी तो मैं कब पहुंचूंगा, अरे भाई वो स्पीड पकड़ लेगी, तू बैठा रहे ना, चिंता मत कर कि वो ड्राइवर क्या कर रहा है, सो गया, चालू नहीं की, इतनी स्लो क्यों है, भाई उसके ऊपर भरोसा रख।
तो जो चीज आप अपनी ट्रेन की जर्नी के लिए करते हैं वही आपको निवेश की जर्नी के लिए करना है, कोई अलग चीज नहीं है। क्या ब्यूटीफुल एनालॉजी है सर। सर आप बोल रहे हैं कि रिस्क प्रोफाइल अपना समझो, तो हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं तो हम समझ लेंगे, बट आम आदमी को इतना नहीं समझ है। तो एक काम करते हैं, आज मैंने कुछ आम आदमी लोग को बुलाया हुआ, आइए आप प्रश्न पूछिए सर से, क्योंकि मैं तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लूंगा अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से। नॉट दैट आई एम सेइंग आप इंटेलिजेंट नहीं हो, बट आप पूछिए। मैंने भी स्टार्ट किया था सर म्यूचुअल फंड में, तो मेरे को सबसे बड़ा कंफ्यूजन था 500 स्टार्ट होता है और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ तो बहुत टॉप पे होते हैं, तो हमें लगता है वही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर थोड़ा सा वो गिर जाता है तो हम लोग फिर बेच देते हैं। तो हम लोग खुद को कैसे कंट्रोल कर पाए, और बहुत बार ऐसा होता है, मैंने एक बार ऑलमोस्ट 50-60,000 इन्वेस्ट कर दिया था, वो अच्छा चल रहा था एंड वो 1-2 हज़ार बढ़ गया और उसके बाद मेरे पे थोड़ी मुसीबत है तो मैंने बेच दिया। मतलब खुद पे काबू नहीं है, तो वो कैसे कर पाए हम कि खुद को कंट्रोल। लालच और भय ये तो हमारी फितरत है। आप रात को निकलेंगे रास्ते पे तो डर तो लगना है, स्वाभाविक है, बट क्या उसका मतलब ये है कि आप रात को घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? नहीं। जब बिजली गरजती है तो डर लगता है, बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि जब भी बिजली गरजे आप टेबल के नीचे छुप जाएंगे। नहीं। तो हम अपने आप को ये सारी चीज़ों से एक्लेटमाइज करते हैं, समझ लेते हैं और फिर अपने भय के ऊपर काबू लाते हैं। सेम चीज निवेश के मामले में है। बिजली गरजे तो डरना स्वाभाविक है, बट फिर अपने आप को कन्विंस करो कि भाई मतलब 50 साल में मैं देख रहा हूँ बिजली रोज गरजती थी बारिश के समय में, बट कोई नुकसान नहीं हुआ एज लॉन्ग एज यू आर इन दी बिल्डिंग, एज लॉन्ग एज आपकी छत के ऊपर वो एक कंडक्टर लगा है जो बिजली को जमीन पर फेंक देगा। तो इस तरह से सोच समझ के अगर आप निवेश करेंगे तो ये लालच और भय दोनों के ऊपर काबू कर पाएंगे। अब एक सवाल है कि मेरे पास ये ज्ञान कैसे आए? तो एक है कि आप खुद साधना करो तो ज्ञान मिलेगा, दूसरा है किसी गुरु को पकड़ लो जो आपको सही रास्ते पे चलने की सीख दे देगा। अब सारे गुरु सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई गुरु घंटाल भी आ जाते हैं, बट आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गुरु सही है और ये गुरु घंटाल है। आजकल ना इन्फ्लुएंसर जो रील बनाते हैं उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जैसे कोई बोलता है कि ये म्यूचुअल फंड में अगर आपने इतने साल पहले 10,000 डाला होता तो ये इतना हो जाता करोड़, देन तो हम वो अगर हम चालू करते हैं तो एक सर्टेन टाइम बाद हमें एहसास होता है कि नहीं यार ये कुछ नहीं हो रहा, वर्क हो ही नहीं रहा। तो वो मेरे लिए ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर जो भी बोलते हैं वो सही होता है हमेशा। सी अगेन गुरु भी है और गुरु घंटाल भी है, तो आपको सोच समझ के परख के निवेश करना है। लाइक सेल्फ एंड हर चीज में समय लगता है। कोई भी आदमी जब रेकमेंड करे तो उसको यही पूछना चाहिए कि भाई तू अपना पोर्टफोलियो दिखा दे, अपना स्टेटमेंट दिखा दे, तो हमें कन्विक्शन मिल जाएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। सर जैसे इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं कि से आपकी मंथली इनकम कितनी होगी? ठीक है चलिए मान लेते हैं एक बार कि 30,000 है सपोज, ठीक है। तो जरूर कई बार क्या होता है ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को कमिट कर देने से भी जब सिचुएशन ख़राब होती है तो घबराहट होने लग जाती है कि अरे तो 30,000 रुपये महीने का किसी का सैलरी है तो उसको कितना रुपया का SIP करना चाहिए? सी जो भी आपकी इनकम हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 3 लाख हो, चाहे 3 करोड़, बचत करनी चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका सेकंड, बचत करने के बाद निवेश करना सीखना चाहिए। ओके। एंड बहुत प्रलोभन आएंगे कि हाँ आपका पैसा बन रहा है तो रिडीम कर लीजिए, अरे मैंने कल देखा ये भाव था आज नीचे आ गया, कल बेच देता तो इतना फायदा होता। तो वो सब प्रलोभन से विचलित नहीं होइए। आपने ये पैसा रोका है क्या आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए है, बेटी की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए है, तो उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, रोलर कोस्टर राइड है, तो उससे अपने को उतर नहीं जाना है। आज रोलर कोस्टर ऊपर से नीचे आया तो आप छलांग थोड़ी मारेंगे, छलांग मारने जाएंगे तो सब सर पैर टूटेंगे। आप रोलर कोस्टर में बैठे रहते हो, जब वो अपने मुकाम पे पहुंचते हैं तब निकलते हैं। निवेश भी वैसा ही है, रोलर कोस्टर में आप बीच में नहीं निकलने चाहिए। अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं तो करते रहिए धीरे धीरे धीरे।
एक बार धीरे धीरे जो निवेश किया है वो बूंद बूंद से सागर बनेगा। जो लोगों ने डेटा दिया है वो हकीकत है, बट उसके लिए जो चाहिए वो है संयम। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। वो कौवे की एक कहानी थी कि उसको पानी पीना था और जग के अंदर वो छोटे छोटे कक्कर डालते रहता। अब 5 कक्कर डालने के बाद कौवा रुक जाता तो पानी नहीं मिलता, 500 पत्थर डाले तो पानी मिल गया। तो बस अपने को भी वो कौवे जैसा बनना है। सही है, थैंक यू। एक और एक चलिए आइए। हाँ, एक है सर LIC। मेरा LIC में मेरे घर वालों ने करवाया Yeah. और मैं उसमें 5 to 6,000 मंथली डाल रहा हूँ, लेकिन वही चीज मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा वो एक मन के अंदर है, ऐसा क्यों? लाइक सो LIC इंश्योरेंस है, वह आप अपने परिचित जनों की सुरक्षा के लिए लेते हैं कि भाई कल को उठ के ना खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवारजनों को मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। सी आप जाएंगे तो इमोशनल झटका तो लगेगा ही लगेगा, बट उसके ऊपर अगर मॉनेटरी झटका भी लगता है तो बहुत बड़ा फटका पड़ेगा। तो इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवारजनों को मेरी फाइनेंशियल मतलब मिस नहीं करे, फाइनेंशियली मुझे मिस नहीं करे, इमोशनली तो कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप जिंदा रहने वाले हैं और आपको आपके परिवारजनों के साथ खुशहाली मनानी है, तब म्यूचुअल फंड में निवेश करना जरूरी है। उसमें इंश्योरेंस काम नहीं आता है। बहुत सही है, थैंक यू, थैंक यू सर। मेरे पास अभी और समय है आपके साथ, तो मैं और यूटिलाइज करूंगा इसे। ये तो हो गया SIP की बात, जो कि आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्थ हैं, वो लोग टाइमिंग भी करते हैं, और ठीक है करते हैं तो करना भी चाहिए उनको। तो जैसे कई लोगों ने स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी देखी थी 4-5 साल पहले, बहुत पैसे डाले, और अभी उनको थोड़ा सा घबराहट हो रही है, मार्केट भी थोड़ा डाइसी हो रखा है, तो वो फिर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं पूरा पैसा वन टाइम। इट्स नॉट अबाउट SIP। तो उनके लिए कोई फ्रेमवर्क है, कुछ सजेशन है कि इस तरह से उसको अप्रोच करो? सो फ्रेमवर्क तो बहुत सिंपल है। जो सस्ता है वो खरीदना है, जो महंगा है वो बेचना है। अच्छा, बट अगर उसका मतलब ये है कि मैं यहीं पे खरीदूं और यहीं पे भी बेचूं और मेरे खरीदने के बाद मार्केट ऊपर ही जाए, मेरे बेचने के बाद मार्केट नीचे ही आए, नहीं तो वो टाइमिंग तो भगवान की भी नहीं हो सकती शायद। मतलब मैंने देखा नहीं है भगवान को मार्केट में खेलते हुए, बट उम्मीद है कि वो भी शायद वैसा नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन इज अलोकेशन। जैसे कोविड के समय में लग रहा था मार्केट वैल्यूएशन वाइज सस्ती है, हमें ये नहीं पता था कि कोविड की वैक्सीन आ जाएगी और दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। उम्मीद थी, पता नहीं था। तो आप हर लेवल पे खरीदते गए बिकॉज वैल्यूएशन सस्ती हो रही थी। तो हमने तो 11,000 पे भी लोगों को बोला लेना चाहिए थोड़ा, 10,000 पे भी वही क्या, जब 8,000 हो गया तो बोला जोर से खरीदिए, अब तो बहुत सस्ता है। तब ये पता नहीं था कि 7,500 बॉटम है। अब जिन्होंने 10,000 निफ्टी पे लिया होगा वो तो गाली देगा 7,500 देख के, क्या नीलेश भाई कहाँ फंसवा दिया, 25% नुकसान किया। बट वो बैठे रहे तो आज उसके ऊपर पैसा बन गया। एंड यस, आइडियली आई वुड लव कि 7,500 पे ही सबका पैसा निवेश हो जाए। बट ये सोचे कि अगर मैं आपको एक नंबर हो, मुझे तो पता नहीं था 7,500 बॉटम है, बट अगर कभी कभी आप सच हो जाते हैं गलती से, तब भी मेरे कहने पे आप क्या 7,500 पे निवेश करते? उस दिन शायद आप कहीं बाहर थे, मिस कर गए, मेरा ईमेल नहीं खोला, मेरा व्हाट्सएप नहीं देखा। तो इस प्रकार का टाइमिंग करना तो भूल जाइए, ये कोई कर नहीं पाया है, ना आगे कोई कर पाएगा। एज वॉरेन बफेट सेज, ही हैज नेवर मेट अ पर्सन हु कैन प्रेडिक्ट टुमारो। तो फोकस ऑन योर एसेट एलोकेशन, फोकस ऑन योर गोल। जब मार्केट सस्ता लग रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस एसेट में आपके अलोकेशन को बढ़ाइए। जब लगता है बहुत महंगा हो गया है, तब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट अल्टीमेटली स्टे द कोर्स। गुड सर। बिकॉज इक्विटी मार्केट हैज डन सो वेल एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी मार्केट, तो इसलिए इक्विटी फंड्स की ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल। डेट फंड की चर्चा रिलेटिवली कम हो गई है। तो मैं थोड़ा सा उस पर करना चाहता हूँ कि किस टाइप के इन्वेस्टर को डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला है, चाहे जीसेक के अंदर में। अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक है तो आपके पोर्टफोलियो में डेट का अलोकेशन ज़्यादा रहेगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है तो आपका अलोकेशन डेट में शायद कम रहेगा।
अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपका मेनली AAA रेटेड फंड में जाएगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप परफॉर्मिंग क्रेडिट टाइप के AIF में भी निवेश कर सकते हैं। तो डेट में भी अलग अलग प्रकार है। अपनी फितरत को समझिए, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझिए। अब कोई 70-75 साल के वृद्ध है तो शायद उनके लिए लेट्स से डेट रिकमेंडेड है। बट अगर वो 70-75 साल के वृद्ध को अपना पैसा अपने बच्चों को देके जाना है, अपने लिए नहीं चाहिए, तो उनके लिए डेट गलत हो जाएगा। उन्हें इक्विटी में निवेश करना चाहिए। तो रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला के डिसाइड करिए। डेट में पूरी रेंज है, सेफ असेट्स भी है, सेफ फंड्स भी है जहाँ पे AAA रेटेड असेट्स में निवेश होता है, और ज़्यादा क्रेडिट रिस्क वाले भी फंड है जहाँ पे आप क्रेडिट रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। सही है। बस एक दो और क्वेश्चंस आपने मुझे टाइम दे रखा है तो आई वांट टू मेंटेन दैट टाइमिंग। सर, ये अभी बहुत डिस्कशंस होते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव फंड्स, और दुनिया में लोग बोलते हैं कि अब आजकल पैसिव ज़्यादा चलते हैं, एक्टिव परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पर आपको लगता है इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहाँ पर अभी भी डीप पेनिट्रेशन बाकी है इक्विटी कल्चर का, एंड लॉट ऑफ न्यू बिजनेसेस आर येट टू गेट लिस्टेड, देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ एक्टिव पीपल आउट परफॉर्मिंग पैसिव? सो जब मैं 2005-06 में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में काम कर रहा था, तब एक रिसर्च रिपोर्ट हाथ में आई थी जिसने लिखा था कि ये सारे फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म करते हैं। तब मैंने उस रिपोर्ट को देख के थोड़ी रिसर्च की कि भाई हमारे फंड तो इसमें नहीं है ना, तो हमारे तो नहीं थे उसमें। फिर पूरी इंडस्ट्री का देखा डेटा, पता चला कि ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। फिर वो रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी तो उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स ही बदल दिया था। बोला ये फंड 50% लार्ज कैप है, 50% मिड कैप है, बट उसका बेंचमार्क 100% लार्ज कैप है। तो हम लोग बेंचमार्क इंडेक्स बदल के कंपेयर करेंगे डिलीवर करता है कि नहीं परफॉर्मेंस। तो हेडलाइन अलग होती है, नीचे बहुत अलग होता है। हम लोग अपने फैक्ट शीट में हर महीने बेंचमार्क इंडेक्स के सामने किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं वो देते हैं। अगर आप 31 दिसंबर की फैक्ट शीट खोलेंगे तो हमारे ज़्यादातर इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है ओवर 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर इन सिंस इंसेप्शन। कुछ एक फंड है जहाँ पे रिटर्न्स कम है, एंड ये तो पॉइंट टू पॉइंट है कि चलो आप यहाँ पे लकी हो गए। हमने रोलिंग रिटर्न में भी आउट परफॉर्म किया है। कोई बोलता है रोलिंग रिटर्न से मुझे क्या, मैं तो SIP वाला निवेशक हूँ, तो भाई SIP में भी हमने आउट परफॉर्म किया। तो दूध का दूध पानी का पानी है। हेडलाइन पढ़नी है या पैसा बनाना है? पैसा बनाना है तो हमारे डेटा को देखिए। ऐसा नहीं है कि हम हर रोज इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। मार्केट में कई बार गधे और घोड़े दोनों दौड़ते हैं, और कुछ समय ऐसा आता है जहाँ गधे घोड़े से बहुत तेज दौड़ते हैं। अब हम तो घोड़ों पे दाव लगाते हैं, गधों पे तो लगाते नहीं। तो ऐसे समय में हम अंडर परफॉर्म करते हैं। बट फिर गधा गधा है, थक जाता है, रुक जाता है, गिर जाता है, घोड़ा चलता रहता है। तो अभी भी एक्टिव निवेशक, एक्टिव फंड मैनेजर्स अपने निवेशक के लिए वैल्यू एड कर पाएंगे। सही है। 2 रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दीज आर माय लास्ट क्वेश्चंस। देयर आर, आई मीन US की थोड़ा स्टडी करते हैं, मैं ट्रैक करता हूँ वहाँ का फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री को मैंने स्टडी किया है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जो कि वहाँ पर आप पैसिव बोल सकते हो उसको, या इट्स अ हाइब्रिड कि डेटा ही डिसाइड कर रहा है, मे बी फंड मैनेजर इज जस्ट एडिंग अ तड़का ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग विच इज़ एल्गोरिदम पूरा, कि फंडामेंटल डेटा हिस्टोरिकल देखा, उसके हिसाब से बस स्कोरिंग दे दी कंपनीज को, और जो हाई स्कोर है उसको लेके बैठ गए बस। व्हाट्स द नीड ऑफ अ फंड मैनेजर? कैन फंड मैनेजर गेट रिप्लेस्ड? स्पेशली सर, सेकंड पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन इज, ये जो नई दुनिया आ रही है अपने पास, AI की दुनिया आ रही है, जहाँ पर एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग जो एल्गोरिदम है वो सुपीरियर होता जा रहा है बाय डे। So do you think there will be an industry segment in our industry, which will be, there is no fund manager, it's a robot which is driving the decision making. Do you foresee that happening? So मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल 100% मेरी जगह पे एक कंप्यूटर बैठा होगा जो AI के जरिए निवेश का निर्णय लेगा।
नाउ ये तो सर्टेन है, ज़्यादातर हो ही जाएगा. हाउ डू आई compete with that computer? Either I have to be like Gary Kasparov कि मैं डीप ब्लू को डिफीट कर पाऊँ, बट अल्टीमेटली हमें मालूम है कि डीप ब्लू ने गैरी कास्पारोव को हरा दिया था. दूसरा है कि मैं भी एआई को लिवरेज करके निवेश करना सीखूं. मैं आयरन मैन बन जाऊं. अंदर मैं हूं बट बाहर आयरन मैन का सूट है. देन मे बी आई हैव अ फाइटिंग चांस टू बिकम लाइक अवेंजर. तो अगर आप में औकात है गैरी कास्पारोव जैसी जो कंप्यूटर के सामने खेल के जीत सके, तब आपका फ्यूचर है. बट वहाँ पे याद रखना कि अल्टीमेटली गैरी भाई भी बेचारे हार गए थे. दूसरा है कि आप खुद मशीन लर्निंग एआई का सहारा लीजिए और आयरन मैन बन जाइए और फिर खेल में उतरिए. शायद आपके जीतने का मौका है. तो आप रेडी हो रहे हैं उसके लिए? we are investing in quant. We are learning how to use data analytics in a better format. एंड हमें लगता है कि फ्यूचर क्वांट प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस का रहेगा. ओके, लवली सर. बस क्लोजिंग रिमार्क फ्रॉम माय साइड. मैं आफ्टर माय सीए आई स्टार्टेड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो वी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल लाइक यू. तो आप लोग रियल इन्फ्लुएंसर थे हमारी जनरेशन के लिए. वी ऑल बिलोंग टू द ट्रांजिशनरी जनरेशन हु हैव सीन द ओल्ड भारत एंड द न्यू इंडिया. और अभी रियल इन्फ्लुएंसर्स चारों तरफ चल रहे हैं. तो आई एम सो ग्लैड that I am able to talk to real influencers and present the real knowledge to my face-to-face learners. Thank you so much, sir. Thank you for so much. giving so much time. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.